गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विजय शुक्ला CYS के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन बसेस के बारे में। हाल ही में सरकार ने 15 बसें दिल्ली में चलाने का निर्णय लिया है और इसका शुभारंभ कर दिया गया है। और ये हरदीप सिंह पुरी हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, इन्होंने इसकी शुरुआत की, इसको हरी झंडी दिखाई। और ये जो बस सेवा लाई गई है, ये जो कार्बन उत्सर्जन में कमी करने का जो भारत ने प्रयास प्रतिबद्धता अपनी रखी है 2030 तक के लिए, तो उसके तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और एक अच्छा प्रोग्राम है। देखिए, ये इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भारत में जो अधिकतर सार्वजनिक वाहन हैं वो डीजल आधारित हैं और वर्ष 2022 में लगभग 99 अरब डीजल की खपत हुई थी और 2023 में लगभग 109 अरब डीजल की खपत होने की संभावना है। और आपको पता है कि हम जो क्रूड ऑयल है वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हमारी जो निर्भरता है वो दूसरे देशों पे और हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर भी काफ़ी भार होता है। ऐसे में अगर ये प्रयोग सफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं हम ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक उच्च स्तर पे पहुंच जाएंगे। एक ट्रेडिंग भी हो जाएगी। ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन को अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लाते हैं तो व्यापार के हिसाब से भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा। और देखिए, पीएम ई बस सेवा योजना जो है 2023 में गवर्नमेंट ने लॉन्च की। इसका उद्देश्य था कि इलेक्ट्रॉनिक बसें ज़्यादा से ज़्यादा शहरों में लॉन्च की जाए और इसके लिए उन्होंने 169 शहरों में 10,000 ई बसों को चलाने का निर्णय पीएम ई सेवा के तहत लिया गया, जिसको 2023 में कैबिनेट ने मंजूरी दी। लेकिन देखिए, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक बसों के साथ ये ड्रॉबैक है कि इसमें बैटरी आपूर्ति की चुनौती बड़ी है कि भैया लिथियम बैटरी यूज होगी। फिर लिथियम जो है वो अभी भारत में भंडार है, प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन बहुत सारे बाहर से अभी आती है बैटरीज बन के। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक बसों की जो बैटरी हैं उनके निर्माण और इनके निस्तारण से पर्यावरण में होने वाले जो चुनौतियां हैं, नुकसान हैं, उसके बारे में अभी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक बस तो लाना एक कारगर कदम होगा, लेकिन उसके पहले अगर हाइड्रोजन बस सफल हो जाती है तो हम डायरेक्ट ई बस से के कंपेयर में हाइड्रोजन की ओर मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है। इसीलिए दिल्ली के राष्ट्रीय क्षेत्र में जो है 15 बसें चलाई जा रही हैं। इसका निर्माण कार्य जो है टाटा मोटर्स के द्वारा किया गया है। टाटा मोटर्स ने रिसर्च के द्वारा इसका निर्माण किया था और भविष्य में भी जो डिमांड होगी उसका निर्माण कार्य टाटा मोटर्स करेगा। हाइड्रोजन के बारे में बता दें। देखिए, हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला पहला तत्व है और ये आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसकी खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। इन्होंने इसे लोहे पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उससे अपक्रिया करा के प्राप्त किया था। और 1883 में जो लेवेशिये थे, इन्होंने इसका नाम हाइड्रोजन रखा था, क्योंकि हाइड्रोजन का मतलब देखिए ग्रीक वर्ड हाइड्रा माने जल और जेन का मतलब उत्पादक माने जल से बना हो। क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जल कर जल बनाता था, इसलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता था और जल बनाता था, तो इसलिए इसका नाम पड़ा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर कोई धातु पाई जाती है तो वो है हाइड्रोजन। और अगर पृथ्वी की बात की जाए तो पृथ्वी में सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में अगर पाया जाता है तो वो है ऑक्सीजन। ठीक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ये सब प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पृथ्वी पे। लेकिन ब्रह्मांड में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाई जाती है। जितने भी ग्रह तारे आपको मिलेंगे वो हाइड्रोजन से ही बने होते हैं। सूर्य भी अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन को हीलियम में जब कन्वर्ट करता है तो ये जो नाभिकीय संलयन की अपक्रिया होती है जिससे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो इसके द्वारा ही जो है ये ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, जो सूर्य से हमें सूर्य का प्रकाश मिलता है। तो ये अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन से बना है। फिर इसके बारे में बात की जाए, ये कोई गंध नहीं होती, स्वाद, रंग नहीं होता इसका। सबसे हल्का धातु है मानी जाती है। इसका परमाणु भार 1.008 है। फिर इसको निम्न ताप पे रखा जाता है, ठोस अवस्था में और क्या लिक्विड फॉर्म में, दोनों में ये रहता है। आपको पता है क्रायोजेनिक इंजन जो हम यूज़ करते हैं उसमें हाइड्रोजन ही फ्यूल के रूप में भेजी जाती है, उसे कंप्रेस्ड फॉर्म में भेजा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन बसेस के बारे में बता दें कि सार्वजनिक वाहनों और लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट साधनों में की जो खपत है डीजल की, वो लगभग 70% खपत डीजल की इन्हीं में होती है, सार्वजनिक वाहनों में और लंबी दूरी के ट्रांसपोर्ट वाहनों। तो अगर इनमें हाइड्रोजन यूज करते हैं तो ये काफ़ी
लाभदायक होगा, इकोनॉमी के हिसाब से भी और पर्यावरण के हिसाब से भी। टाटा मोटर्स ने 4 वर्षों के शोध अनुसंधान के बाद इसे तैयार किया है और इसका संचालन जो होगा इन बसों का इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन संचालित करेगा। ट्रांसपोर्ट सेक्टर को ही नहीं बल्कि देश की ऊर्जा इकोनॉमी को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। आज ऊर्जा आयातक की जगह भारत निर्यातक हो सकता है अगर हाइड्रोजन एनर्जी सफल हो जाती है। ठीक है, फिर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी जो पहल है जिसके तहत वहाँ पे जिन भी एरियाज में ये बसें चलेंगी वहाँ पे बस की प्राथमिकता क्या है, बुनियादी सुविधाएं क्या है, मल्टी मॉडल इंटरचेंज सुविधाएं क्या है, फिर एनसीएमसी जो है नेशनल मोबिलिटी एक्सचेंज जो सेंटर हैं उनको स्वचालित किया जाए, वहाँ पे चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएं या हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशंस बनाए जाएं। तो इस प्रकार की चीज़ें बुनियादी ढांचे पहले डेवलप करना पड़ेगा, तभी हरित पहल संभव हो पाएगी। तो ये भी याद रखना है। फिर हाइड्रोजन बस जो है चलता किससे है? हाइड्रोजन बस हाइड्रोजन सेल होती है, ये HFC होते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल होते हैं, इसके द्वारा इसको संचालित किया जाता है। इनके द्वारा ध्वनि प्रदूषण बहुत कम होता है, कार्बन उत्सर्जन एवं नगण्य के बराबर होता है, क्योंकि इससे जो वो निकलता है ईंधन, जो वेस्ट निकलता है वो जल वाष्प निकलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। हाइड्रोजन सेल में लगी बैटरियां वो हैं जो ईंधन निर्माण है तो हाइड्रोजन और हवा का इस्तेमाल करती हैं। दुनिया के सबसे स्वच्छ यातायात सुविधा में एक है, जल्दी ही चार्ज किया जा सकता है। इसमें क्या है कि जब तक हाइड्रोजन रहेगी तब तक ये चलेगा। फिर 1 किलो हाइड्रोजन से 12 किलोमीटर चला जा सकता है, जबकि डीजल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ही चल पाते हैं बसेस, तो इसलिए भी ये लाभदायक होगा। फिर इसका जो संचालन होगा, संचालन में राज्य सरकारें और नगर निगम जो है जो भी है वो संचालन करेंगी, ऑपरेटरों का भुगतान करेंगी। और उसके अलावा जो कार्य है कि बस मुहैया कराना, उनमें सब्सिडी देना, संचालन का समर्थन देना, तो ये केंद्र सरकार करेगी। फिर हाइड्रोजन HFC जो जिस ईंधन सेल से ये चलती हैं बसेस, उनके बारे में बता दें कि हाइड्रोजन ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो हाइड्रोजन को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। और इसको पहली बार जो बनाया गया था वो CSIR जो है वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR और KPIT ने मिलकर इसका निर्माण 2022 में किया था। ठीक है, तो इसके बढ़ने के बाद ही ये बसें जो है सफल हो पाई हैं। फिर ईंधन सेल इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में पाई जाने वाली पारंपरिक बैटरियों की तरह काम करते हैं, लेकिन ये डिस्चार्ज नहीं होते क्योंकि ये हाइड्रोजन से चलते हैं। जब तक हाइड्रोजन रहेगी तब तक ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन की उपलब्धता के ऊपर निर्भर करता है कि कितनी बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं। सबसे सफल ईंधन सेल में से पानी बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की प्रतिक्रिया, ये समझ में ही आ गया। फिर देखिए इसका यूज जो है ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अभी वर्तमान में हम इसका एग्रीकल्चर में अगर हाइड्रोजन आता है तो एग्रीकल्चर में इसका यूज बढ़ जाएगा, क्योंकि इससे हाइड्रोजन से अमोनिया बनाई जाएगी और अमोनिया से जो है आपके फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो समुद्र का पानी है उसे फिर फिल्टर करने के लिए इसका यूज, हाइड्रोजन का ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो खारे पानी को मीठा बनाने के लिए, अमोनिया के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन में, तो ये सब उपयोग हैं जिनको आपको याद रखना और लिखना है। फिर ईंधन की बात करें तो ये पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के समान एक अक्षय ऊर्जा स्रोत है जिसका काफी उपयोग हो सकता है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को विखंडित करके उत्पादित किया जाता है। हाइड्रोजन को भारत की ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो ये गेम चेंजर साबित होगा। तेल पे 85% और गैस की आवश्यकताओं पे 53% निर्भरता जो है जिसे आयात करना पड़ता है, तो उस पर निर्भरता कम हो जाएगी। फिर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो है केंद्र सरकार ने 2023 में लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य जो है COP20 जो पेरिस सम्मेलन हुआ था, COP27, उसके तहत जो हमारी प्रतिबद्धता थी ग्रीन एनर्जी को लेके, उसके तहत हमने ये योजना लॉन्च की है। आगामी 2 दशकों में दुनिया में जितनी भी ऊर्जा की मांग है उसका 1/4 जो है वो हाइड्रोजन और बायोफ्यूल से ही पूरा होगा। और आपको पता है G20 समिट के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का गठन भी किया है भारत ने। उसके अलावा हाइड्रोजन के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं। इन दोनों क्षेत्रों में विश्व में प्रमुख हब के तौर पे उभर रहा है भारत, तो ये भी याद रखना है आपको। ये मेंस में ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। 2050 तक हाइड्रोजन की वैश्विक मांग जो होगी 50 से 80 करोड़ टन होगी, जिसमें से केवल भारत की 25 से 28 करोड़ टन भारत की मांग होगी। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर भारत अभी से हाइड्रोजन पे अपनी निर्भरता बना लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग करता है,
ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, वहाँ अगर हाइड्रोजन का यूज़ होता है। फिर एग्रीकल्चर में हम बता चुके हैं, ठीक है, वाटर फिल्टर में बता चुके हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपयोग हैं जहाँ पे हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। केंद्रीय बजट 2021-22 के तहत राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन लॉन्च किया गया था। हाइड्रोजन को वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने का रोड मैप बनाया गया था। तो ये अब देखिए पृथ्वी पे प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। उसके अलावा सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में अगर पाई जाती है तो हाइड्रोजन पाई जाती है। तो हाइड्रोजन का उपयोग करके एक ग्रीन एनर्जी को डेवलप किया जा सकता है। इस पहल से परिवहन क्षेत्र में बदलाव लाने की क्षमता है। फिर हरित ऊर्जा संसाधनों में हाइड्रोजन उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। अक्षय ऊर्जा क्षमता में हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाएगा। और भारत बताया अभी इंपोर्टर जो है क्रूड ऑयल्स का, वो भविष्य में एक्सपोर्टर्स हो सकता है। ठीक है। हाइड्रोजन का उपयोग न केवल भारत का पेरिस समझौते के तहत बल्कि उत्सर्जन लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा, जिसमें हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को कम करना है, अपने कार्बन उत्सर्जन में कमी करना है। और पूरे विश्व में अब हमने बात की थी कि ग्लोबल अर्थ, अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल्स बेस्ड बसेस चला लेते हैं तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं या दक्षिणी देश जो हैं उनकी भी हम मदद कर सकते हैं ग्रीन एनर्जी। क्योंकि देखिए प्रोड्यूस करते हैं नॉर्थ वाले, ज़्यादा से कार्बन उत्सर्जन करते हैं, लेकिन झेलना पड़ता है किसे? दक्षिणी देशों को, ग्लोबल साउथ के देशों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में अगर ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है ये सफल हो जाता है तो काफ़ी फ़ायदा होगा और हम अन्य देशों की भी मदद कर पाएंगे। इससे एक्सपोर्ट में भी काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो ये याद रखना है कि जो ग्रीन बसेस चलाई गई हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बसेस, तो ये कितनी लाभदायक हैं, इनके क्या क्या इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और ग्रीन हाइड्रोजन जो सेल बनाए गए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में आपको प्री एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है किसने बनाया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।